अभी भी जो हम टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और इसे डिस्कस करेंगे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की हम नौजवान नस्ल के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम पॉजिटिव बात करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो नस्ल आगे बढ़ रही है, जो हमारी यंग जनरेशन हमें सामने नज़र आ रही है, ये मज़ीद तरक्की करे, ये हमेशा फले फूले और फिर अपने मुल्क की तरक्की में गामजन हो जाए। और हर मुल्क तरक्की तभी करता है जब उसकी नौजवान नस्ल तरक्की करती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से कोई एक चीज़ रह जाए आपकी सक्सेस में, या फिर आपकी पर्सनालिटी को, आपकी शख्सियत को अगर कोई बुरे अंदाज में बदलने की कोशिश करे, तो फिर तो अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है। हम हमेशा यही समझते हैं कि हमारी सबसे पहली तरबियत हमारे घर से शुरू होती है, उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस, उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो हम जहाँ काम करने जाते हैं या हमारी सराउंडिंग्स में जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, हमारी कंपनी बड़ी मैटर करती है हमारी शख्सियत को निखारने में। लेकिन उसमें कहीं लोग कहीं ना कहीं फिसल ज़रूर जाते हैं और मुख्तलिफ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आजकल स्मोकिंग कितनी सबसे ज़्यादा एक फ़ैशन बन चुका है, एक ट्रेंड बन चुका है। ड्रग एडिक्शन जो है वो नज़र आती है, अब तो ये फ़ैशन के तौर पर सोची जाती है। लोग समझते हैं कि अगर ड्रग एडिक्ट नहीं है या ड्रग्स नहीं ले रहे या स्मोकिंग नहीं कर रहे तो शायद हम एलीट क्लास में नहीं आ सकते। तो आज थोड़ा सा हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। और दूसरी बात वहाँ पर आ जाती है जब हम ये चीज़ें माहौल में देख रहे हैं और एक जगह हमारी गवर्नमेंट कहती है कि से नो टू ड्रग्स, तो ये दो चीज़ें कंपाइल कैसे करेगी हमारी नौजवान नस्ल, अपने अंदर कैसे एब्जॉर्ब करेगी, कैसे समझेगी कि एक जगह इसे हम फैशन समझ रहे हैं, एक जगह उठने बैठने का तरीका यही है और एक जगह हमारी गवर्नमेंट इसे रोक रही है। तो जो बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके लिए मुख्तलिफ रिहैब सेंटर्स बनाए गए हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर पेरेंट्स को पता भी चल जाए तो वो घबराए नहीं, शर्माए नहीं, उन बच्चों को ज़रूर रिहैब सेंटर्स लेकर जाएं ताकि वो उनके बेहतर फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ स्टेप फॉरवर्ड ले सकें। आज हमारे साथ यहाँ पर जो मेहमान मौजूद हैं हम उन्हीं हवाले से बात करेंगे। न्यू लाइफ रिहैब सेंटर है, वहाँ के CEO हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ हैं किफ़ायत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमें आपके थ्रू अवेयरनेस लोगों को देना बड़ा जरूरी है। जी, थैंक यू सो मच। जी, इसी के साथ हमारी जो अगली मेहमान है, शी इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और वो हमें नफ्सियाती तौर के ऊपर बताएंगी कि एक इंसान के दिमागी तौर के ऊपर या नफ्सियाती तौर के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं जब वो ड्रग्स ले रहा होता है या फिर वो स्मोकिंग कर रहा होता है या फिर एकदम से उसको छुटकारे की तरफ लेके जाया जाता है और इन मुख्तलिफ रिहैब सेंटर्स में उसको दाखिला करवाया जाता है। तो तब क्या सिचुएशन पैदा होती है, तो उन चीज़ों को आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सर्टिफाइड एडिक्शन ट्रीटमेंट एक्सपर्ट सुमेरा भट्टी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आई। और अगेन वही वाली बात कि नौजवान नस्ल को सुधारने में आप लोगों का भी बड़ा हाथ है। तो जनाब आगे बढ़ूंगी और सर सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि जैसे देखी जाए मुख्तलिफ किस्म की, अब हमें पता है कि जी स्मोकिंग भी बड़ी आम हो चुकी है, ड्रग्स भी बड़ी आम हो चुकी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर चीज़ की ट्रीटमेंट आ चुकी है। आप ट्रीट करके बेहतर हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे, सिंपल सी चीज़ है स्मोकिंग। वैसे तो इंजूरियस टू हेल्थ है ही है, हमारी हुकूमत भी इस पे बार बार बोल रही होती है, लेकिन एक तरह से वो कहते हैं ना कि जी जिस चीज़ को हम हराम नहीं समझते उसे हम किसी ना किसी तरह हलाल करके अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। तो स्मोकिंग भी आई थिंक एक ऐसी ही चीज़ है। पहले सिर्फ बड़ों बुजुर्गों में देखी जाती थी, अब तो यंग बच्चे क्या बच्चियाँ तक इस चीज़ में शामिल हैं। तो अगर हमें पहले पता चल जाए कि ये बच्चे ने स्मोकिंग शुरू कर दी है तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, और अगर वो रुकने की उस स्टेज से बाहर आ गया है तो फिर उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? अगर मैं तो यही कहूँगा कि अगर फर्स्ट जो स्टेप होता है वो स्मोकिंग ही होता है और बच्चे के लिए, लेकिन अगर माँ बाप को स्मोकिंग के हवाले से पता चल जाए कि इसका उठना बैठना ऐसे लड़कों के साथ है जहाँ पे वो स्मोक कर रहे होते हैं, ठीक है, या वो अपने बाथरूम में
चुपके से या जो है ना वो घर के किसी भी जगह पे वो छत पे जाके जो है ना स्मोक कर रहे होते हैं और उनको उनके पॉकेट से या किसी किस्म की जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो स्मोकिंग के ड्रग एडिक्शन में आता है, तो उसमें जो है ना इनका फर्स्ट स्टेप जो है ना बच्चे को आप बिठा के उनको थोड़ा सा मोटिवेशन के तौर पे कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, अच्छा, फ्रेंडली माहौल में समझाया जाए। जिस तरह बाकी सर दर्द की जो है ना मेडिसिन है, इसी तरह स्मोकिंग की भी मेडिकेशन, बेहतरीन मेडिकेशन आ चुकी है really? जी, और इसका सबसे पहला जो मतलब जो चेकअप होता है वो माहिर नफ्सियात ही करता है। अच्छा। क्योंकि हम शुरू में ये देखते हैं कि बच्चे को मैक्सिमम मेडिकेशन से बचाया जाए। अगर बच्चा जो है ना साइकोलॉजिकली इस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, फिर मेडिकेशन पे जाया जाए। अच्छा। कुछ लोग होते हैं वो क्रोनिक एडिक्ट होते हैं, मतलब क्रोनिक स्मोकर आप कह सकते हैं कि वो एक दिन में 2-2 डिब्बियां पीते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि वो हफ्ते में या रोजाना 1-2 सिगरेट पीते हैं, तो 1-2 सिगरेट वाले जो है ना विदाउट मेडिकेशन ही काउंसलिंग के जरिए उसको छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, और वही वाली बात है, कंपनी डज मैटर। आप एक दूसरे दोस्तों को देखकर भी जो है एक फैशन के तौर पर थोड़ी बहुत शुरू करते हैं पीना। इसी तरह फिर जो है ना माहिर नफ्सियात ही फिर रिकमेंड करती है कि आप साइकेट्रिस्ट, जो कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो मेडिकेशन लिख के देते हैं। वो 2 से 3 हफ्तों में बड़े इजिली जो है ना स्मोकिंग का जो डिटॉक्स है वो हो जाता है और आपको निकोटीन की किसी किस्म की तलब भी नहीं होती। ये नहीं है कि आप एकदम 20 सिगरेट एकदम छोड़ देंगे, लेकिन ये कि ये ग्रेजुअली जो है ना ये आपकी मेडिकेशन आपकी हेल्प करती है और आपको सेशंस हेल्प करती है, तब आप इसको छोड़ पाते हैं। सही है। अच्छा, अब भी ये भी चीजें होती है कि जी हर चीज का ऑल्टरनेट हम लोग निकाल लेते हैं। अगर हम नॉर्मल सिगरेट नहीं पी रहे तो हमने उनकी सिगरेट्स निकाल ली है कि जी वो से हमें सोचते कि शायद वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, वो पी सकते हैं। और वो महफिल में भी बैठ के लोग सामने पी रहे होते हैं जो सिगरेट्स आम नहीं कर पी सकते लोगों के सामने। बेसिकली मैं तो यही कहूंगा कि वो भी उतनी ही नुकसानदेह है जितना जो है ना ये स्मोकिंग है। जैसे ये वेप हो गए, ये सिर्फ फैमिली को सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग कहते हैं कि जी हम तो वेप पी रहे हैं, लेकिन उसमें भी निकोटीन होती है और उसमें डबल निकोटीन होती है। और आप जो पफ्स ले रहे होते हैं मेरे ख्याल से वो आप नॉर्मल स्मोकिंग से ज्यादा ले रहे होते हैं। बहुत ज्यादा हो रहा है। इसमें 2 तरह के वेप्स आते हैं, एक जीरो निकोटीन के साथ आते हैं फ्लेवर्स के साथ, और एक निकोटीन के साथ। माँ बाप तो ये नहीं देखते कि इसमें निकोटीन है या नहीं है, उसने तो लिक्विड बच्चे ने बना दिया बेवकूफ, तो बेचारे माँ बाप तो मासूम होते हैं। बिल्कुल इसी तरह है। और सबसे बड़ा होता है अगर चले माँ बाप ने पकड़ लिया कि देखें जी इस बालों से अक्सर स्मेल आ जाती है, बच्चों के मुंह से आ जाती है, कपड़ों से आ जाती है, तो बड़ा अच्छा उनके पास मुंह से अगर नहीं वो बचा जाते हैं तो वो ये भी बोल सकते हैं कि जी हम तो उन दोस्तों की गैदरिंग में बैठे थे जहां वो स्मोक कर रहे थे, अब वो धुआं हमें लगा है तो वो स्मेल आ रही है। बिल्कुल इसी तरह। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनका हमारे पेरेंट्स को मेरे ख्याल से ख्याल रखना चाहिए। हम बड़ा थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं इस मामले में और बच्चों से घबराते हैं पूछने में कि कहीं कोई गलत रिएक्शन नहीं आएगा। पर एज किफ़ायत साहब, आप लोगों ने उनको फ्रेंडली माहौल में पूछना जरूर है ताकि एटलीस्ट वो आपको भरोसा कर कर आपको बात सच बता सके, फिर आगे उन पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, जो अभी किफ़ायत साहब आपने बताई माहिर नफ्सियात की तरफ जाता है एंड साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाता है, तो मैं सुमैना जी आपसे ज़रूर ये बात पूछना चाहूँगी कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है और कोई पेरेंट्स आपके पास आते हैं अपने फलाने बच्चे की इस तरह की कंप्लेंट्स लेकर, तो फिर आपका क्या तरीक़ेकार होता है? अच्छा, इसमें ये है कि पेरेंट्स पहले तो आते ही नहीं है यहाँ पे। वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल कि जब ये स्मोकिंग का इशू होता है तो बहुत कम पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा सिंपल स्मोकिंग कर रहा है इस तरह। तो वो खुद ट्राई करते हैं, और ट्राई कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करते कि उनको बिठा के समझाया जाए या उनसे पूछा जाए या प्यार से। वो फिर मोस्टली मारी होती है घर में, मोस्टली डिग्रेड ही किया जाता है। ठीक है, तो स्मोकिंग के बहुत कम हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। या तो ये भी है ना, पेरेंट्स ये समझते हो कि जी ये तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, चलो छोड़ देगा। बिल्कुल, तो वो उनको लगता है कि इतनी बड़ी चीज नहीं, सब लोग करते हैं तो इसको डांटेंगे या इसको कोई मारेंगे या इसको बेइज्जत करेंगे तो ये छोड़ देंगे, तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और जो कम हमारे पास जो आते हैं पेरेंट्स आते भी हैं, लेकिन बहुत कम रेशियो है। सो वो आते हैं, उनके लिए फिर यही होता है कि हम उनको मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग सिखाते हैं, उनको थेरेपी सिखाते हैं। जरूरी नहीं होता कि पेशेंट हमारे पास आए। सही है। अच्छा, फर्ज करें एक पेशेंट नहीं आया, ठीक है, वो करना ही नहीं चाह रहा, लेकिन कोई तरीकेकार तो होगा कि जैसे आप हमारे शो के जरिए लोगों को बताएं कि जो स्मोकर्स हैं और वो इवेंचुअली छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन उन बेचारों से छूट नहीं रही है, तो फिर वो क्या करे?
बिल्कुल, जिनसे नहीं छूट रही फिर वो यही है कि वो यहाँ हमारे पास आ जाएं, उनकी काउंसलिंग होती है, उनको तरीकाकार बताया जाता है कि किस तरह वो स्मोकिंग को ग्रेजुअली कम कर सकते हैं। ठीक है, 2 वेज होते हैं, ये तो ग्रेजुअली कम करना है और वो कैसे करना है, बिकॉज इसके भी बहुत सीवियर किस्म के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जो वो पर्सन फील कर रहा है। अच्छा, तो वो बेसिकली स्मोकिंग खुद से एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जब वो छोड़ते हैं तो उसके जो विड्रॉल्स होते हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट करता है। स्मोकिंग के विड्रॉल्स क्या होते हैं? बेसिकली उसमें ये कि एंजाइटी का होना, ठीक है, थोड़ा सा उनका स्टमक का भी इशू होता है, उनके अकॉर्डिंग कहते हैं हजम नहीं होता है, ये बहुत अजीब सी बात है, हालांकि ऐसा नहीं, मिथ्स हैं। तो ये चीज है। फिर और सबसे बड़ा एक मिथ होता है कि सुबह बाथरूम जाते हुए लोगों को ऐसा लगता है अगर हमने नहीं पी तो शायद बाथरूम नहीं होगा। सॉरी टू से, बट ये कुछ लोगों ने अपने दिमाग के फितूर बनाए हुए मिसकॉन्सेप्शंस हैं। ट्रू दैट। इसके अलावा जो है समटाइम ये भी होता है कि अगर आप 3-4 लोगों में बैठे हुए हैं, कोई बात करनी है तो उनको लग रहा था हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और वो एक्सक्यूज करेंगे, बाहर जाएंगे, सिगरेट पियेंगे, फिर वापस आएंगे एंड देन वो उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। तो उनको ये लगता है कि हमारी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हमें एंग्जाइटी होती है, हमारा खाना हजम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, कुछ चीजें हैं मतलब विड्रॉल सिम्टम, जैसे एंग्जाइटी है, सर का दर्द है, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए वो हम उनको बताते हैं। हेल्दी एक्टिविटीज होती है, उनकी तरफ उनको हम कहते हैं मोटिवेट करते हैं। प्लस जैसे सर ने कहा मेडिकेशन भी होती है, अगर बहुत चेन स्मोकर है, क्रॉनिक स्मोकर है तो उसकी मेडिकेशंस हैं स्मोकर्स के लिए। वैसे अब तो मैंने सुना है टूथपेस्ट वगैरह भी आ गए, आर दे रिलायबल, मतलब कोई फायदा होता है इन सारी अभी तक यहाँ कोई रिसर्च सच नहीं हुई है, तो जब वो होगी तो फिर बताएंगे। अदरवाइज जैसे भी ये ई सिगरेट्स की आप लोग बात कर रहे थे, तो वो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल एडिक्शन। तो वो सिर्फ आप दूसरों को मुतमईन करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को भी सेटिस्फाई करने के लिए वो कर रहे होते हैं और विद इन डेज आप फिर से सिगरेट पे वापस आ जाते। आपका दिल भर जाता होगा ई सिगरेट से, तो फिर डेफिनेटली आपने ये करना। दिल भरता ही नहीं है ना, एक्चुअली दिल नहीं भरता। ये बात अच्छा, एक और बड़ा मजेदार एक्सक्यूज होता है स्मोकर्स के पास कि जी हमारा तो बड़ा जहनी दबाव देने का काम है, हमने तो बैठकर जो है ना बड़ा फोकस करना होता है काम पे और 10 घंटे बैठना पड़ जाता है, तो उस वक्त तो जी हमें स्मोकिंग की जरूरत पड़ती है। ओके, ये क्रॉनिक जो स्मोकर्स होते हैं उनका ये इशू होता है, बिकॉज़ डिपेंडेंसी हो चुकी होती है। अब वो सिगरेट के बगैर बेचारे चल नहीं पा रहे, अब रिलाई करते हैं उस पे, इसलिए फिर उनको हमारे पास आने की जरूरत होती है। एक तो उनको ये बताना कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आप इसको छोड़ सकते हैं, और जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं उनको कैसे आप बेहतर मतलब ठीक कर सकते हैं, तो वो उनको गाइड करेंगे और ग्रेजुअली जो है प्रॉपर जो टेक्निक्स होती है जो हम बताते हैं। ओके, सही। ये तो जी स्मोकिंग की बात हो गई। अब एक और जरा खतरनाक जरा हम फेज में जाते हैं जो ड्रग एडिक्शन की तरफ होता है। सर आपकी तरफ आऊंगी, ये बताइएगा कि स्मोकिंग के लिए तो आपने बताया कि ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप वैसे ही बात करके और काउंसिल करके छुड़वा सकें तो दैट्स मच बेटर। अब ड्रग्स पे अगर हम आ गए हैं तो ड्रग्स तो समझे एडिक्शन ही होती है ना, अदरवाइज आप फिर ये इस तरह से करेंगे ही नहीं। ड्रग्स अगर आपको ज़रा भी हिंट हो जाए कि जी बुरी चीज़ है वो, तो इनकी कोई ट्रीटमेंट्स हैं? डेफिनेटली तमाम ड्रग्स की जो है ना वो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मौजूद है। ड्रग्स में भी 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं, एक यूज़र होता है और एक एडिक्ट होता है। सही। यूज़र वो होता है जो हफ्ते में 2 हफ्ते में वंस इन वीक या गैदरिंग मिल गई या मौसम अच्छा हुआ तो यूज़ कर लिए, मौसम अच्छा हुआ तो आओ ड्रग करें। तो उसमें जो है ना हम इस तरह के पेशेंट को रिकमेंड करते हैं आउटडोर ट्रीटमेंट। ओके, क्योंकि नेचर से करीब। जी बिल्कुल, ये यूज़र में आता है। और जो ड्रग एडिक्ट्स में आ जाता है, जैसे कि उनकी यूजेज बहुत ज़्यादा है और वो डेली बेसिस पे है, तो हम उनको प्रॉपर रिकमेंड करते हैं फुल इंडोर ट्रीटमेंट। और फिर फुल इंडोर ट्रीटमेंट में होता क्या है, लाइक आप कैनबिस से स्टार्ट करते हैं, चर्च के हवाले से। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं इनकी स्क्रीनिंग रिपोर्ट्स, अच्छा, जिसमें हम करते हैं ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल करते हैं। उसमें इनकी जो है ना वो केमिकल्स की जो मिकदार भी आ जाती है कि इनकी बॉडी में कितने परसेंटेज में केमिकल्स हैं। उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है, जिस तरह डिटॉक्सिफिकेशन है। अब कैनबिस का जो डिटॉक्स है वो तकरीबन 3 to 4 वीक्स इसमें लग जाते हैं। अच्छा, 3 to 4 वीक्स के बाद फिर हम इनको साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट में डालते हैं, जैसे कि साइकेट्रिस्ट ने अपना काम कर लिया है, अब ये आ गया माहिर नफ्सियात के पास पेशेंट। अब मेडिकेशन क्लोज हो गई है, अब इनकी साइकोलॉजिकली जो ट्रीटमेंट है, जिसमें इसके अलावा स्पिरिचुअल थेरेपी है, 5 वक्त की नमाज है, एक्सरसाइज है, और इनको एक प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक जो है ना इनको बिजी रखना होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चीज़ें होती है जो एक ड्रग एडिक्ट के लिए तकरीबन 90 डेज जो है ना
मस्ट जो है ना इंडोर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अच्छा, अभी आपने डिटॉक्सिफिकेशन की बात करी है, तो आप डिटॉक्सिफाई किस तरह से करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली डिफरेंट मेडिकेशन होती है, जैसे कि कैनबिस की अलग से मेडिकेशन है, हीरोइन के लिए अलग है, आइस के लिए अलग है। अच्छा। हर ड्रग्स के लिए, जैसे कि सर दर्द, बुखार, हर चीज के लिए अलग अलग दवाइयां हैं, तो इसी तरह ड्रग एडिक्शन में भी डिफरेंट मेडिकेशन। अच्छा, ये भी तो बात है ना कि बॉडी टू बॉडी वेरी भी करती है ट्रीटमेंट्स, कि आप एक बंदे को अगर एक ट्रीट कर रहे हैं, डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, हो सकता है वो दूसरे पे असर ना करे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। अगर एक पेशेंट है, हमने उनका टेस्ट कर लिया है, एक मल्टीपल ड्रग्स यूजर है, उनके 2 से 3 जो है ना ड्रग्स ले रहे, और एक है कि वो सिंपल जो है ना वो चर्स ले रहे, तो डेफिनेटली चर्स वाले को हम अलग ट्रीटमेंट देते हैं और मल्टीपल ड्रग्स के लिए अलग ट्रीटमेंट होती है। सही। अच्छा, मुख्तलिफ जितनी भी ये ड्रग्स होती हैं, इनकी अलामात आपको किस तरह से पता चल सकती हैं? कोई ड्यूरेशन के, जैसे अब एक बंदा है, उसने ड्रग फर्ज करे 1 हफ्ते पहले ली है और वो 1 हफ्ते बाद आपके पास आया है, तो क्या आपको पता चल जाएगा या मुख्तलिफ कुछ टाइम लैप्स होते हैं हर ड्रग के? हर ड्रग्स के डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन होते हैं। जिस तरह ब्लड में वो सर्कुलेट करते हैं, तो उसमें यूरिन के थ्रू जब पता चलता है, तो तकरीबन चर्स के जैसे कि 2 से 3 हफ्तों के दरमियान भी अगर आपने की हो तो पता चल जाता है। उसके बाद नहीं चलेगा। हाँ जी, उसके बाद नहीं पता चलेगा। जैसे कि अल्कोहल है, वो 48 आवर्स के बाद आपकी बॉडी से निकल जाती है, उसका पता ही नहीं चलता। जिस तरह ओपियाइड्स जितनी भी ड्रग्स है, जैसे कि आइस है, ये भी 2 हफ्ते अगर आप नहीं करते तो आपकी बॉडी में जो है ना पॉजिटिव आ सकता है। सही। और वो पिल्स एंड वो बाकी के और जो हाँ, सम टाइम जो है ना पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो मतलब बोल रहे होते कि जी हमने 2 हफ्ते ड्रग्स नहीं की, लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। लेकिन हम फिर फैमिली को गाइड करते हैं कि अब इनको किस तरह काउंसलिंग के जरिए और डिटॉक्स के जरिए जो है इनको इनकी हेल्प की जा सकती है। सही सही, बिल्कुल जी। और थोड़ा सा सुबैर जी आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले अब जैसे बात हो रही थी ड्रग एडिक्शन की, तो ये एडिक्शन क्या होता है, ये तो हमें पहले बताएं आप। जी, एडिक्शन बेसिकली इज अ क्रॉनिक डिजीज। इसकी जो नेचर होती है वो क्रॉनिक, जिसको हम दायमी कहते हैं, ख़त्म नहीं होती। एंड इसको भी मैं थोड़ा क्लेरिफाई करना चाह रही हूँ। ख़त्म होने, क्या चीज़ ख़त्म नहीं होती, वो जो एडिक्टिव पर्सनालिटी है वो प्रॉब्लम है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप अगर कोई नशा कर रहे हैं तो आप कभी छोड़ नहीं सकते। आप छोड़ सकते हैं, विल पावर होनी चाहिए। आप उसको कर नहीं सकते बिकॉज वो आपके लिए नहीं है। यू हैव टेंडेंसी ऑफ एडिक्शन और यू हैव एडिक्टिव पर्सनालिटी, तो इस वजह से जो है वो आप उसको नहीं कर सकते। आपके लिए ज़रूरी है कि होल लाइफ आप इन चीज़ों से दूर रहें। सही, ठीक है। एक ब्रेन डिजीज़ है, जब आप यूज़ करते हैं ड्रग्स कुछ भी, तो ब्रेन में चेंजिंग्स आते हैं, फिर उसके बाद सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स जब आते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अच्छा, हर ड्रग का अलग सिम्टम होता है, ये सबके सिमिलर ही होते हैं? नहीं, कुछ जैसे कॉन्सिक्वेंसेज की हम बात करें, जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, बिहेवियरल इश्यूज आ गए, आपका स्लीप पैटर्न खराब हो गया, ये सेम होते हैं, बट जो उनके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। ओके। जैसे आपकी सुनने में आता है कुछ ड्रग्स ऐसी हैं कि जो आपकी कैल्शियम खत्म कर देती हैं, जी। आपकी बोन्स पे असर करती हैं, आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं हर ड्रग के। सही है। अच्छा, अब एक और चीज एक है कि चले जी आपने ट्रीटमेंट कर लिया, आपने उस बंदे को उससे अलग कर दिया, ठीक है। एक चीज मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई ये रिलैप का कोई सिलसिला हो सकता है, कि कोई चांसेस हैं कि ये दोबारा वो छोड़ने के बाद वो नॉर्मल हो गया, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद वो दोबारा उन चीजों में मुब्तला हो जाए, उसको फिर क्रेविंग हो और वो फिर उसी क्वांटिटी में लेना शुरू कर दे? एग्जैक्टली, जैसे मैंने बताया कि एडिक्शन इज अ रिलैप्सिंग डिजीज। इसकी नेचर ऐसी है, अगर आपने ट्रीटमेंट करा लिया कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आप रिलैप्स हो जाए। अच्छा। बट वो ये नहीं होता कि उनको कोई फिजिकल क्रेविंग हुई है अगर ट्रीटमेंट हुआ तो। अच्छा। जस्ट एक मेंटल क्रेविंग होती है, या हो सकता है कि किसी को करते हुए देख लिया, एनवायरनमेंट ऐसा मिल गया, या उनको अपनी पर्सनालिटी का कोई प्रॉब्लम है, इमोशनली अनस्टेबल पर्सन है, कोई इशू हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ड्रग्स का सहारा ले सकता हूँ, ये भी रीजन हो सकती है। वही फ्रेंड्स जो स्लिपरी प्लेसेस हैं, लोग हैं, ठीक है, वो भी रीजन बन सकते हैं। उन्हें ठीक करना फिर आसान है। एग्जैक्टली। सेकेंड टाइम जब उनको रिहैब में लाया जाए तो डू यू थिंक कि उनको डील करना फिर थोड़ा मुश्किल और हो जाता है? नहीं, मुश्किल नहीं होता, इजी होता है। इजी होता है बिकॉज़ पहले ट्रीटमेंट हो चुका। अच्छा। सारी चीजें, और जब वो रिलैप्स होके आते हैं तो क्या वो एक रीजन होती है, दैट मीन्स कि आपको नई चीजें सीखनी है, उस जड़ तक आपको पहुंचना है, तो वो आसानी हो जाती है। जब पेशेंट रिलैप्स होके आता है तो हम फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम उसकी रिलैप्स प्रिवेंशन पे ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। कि अब आपको सब पता है, उन्हें पता होता है कि एडिक्शन क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, जो भी वो ड्रग्स यूज कर रहे हैं, मुझे बाहर जाके क्या करना है, हम उसको लाइफ स्किल्स भी सिखा के भेजते हैं, हम उसको जो भी प्रॉब्लम्स है साइकोलॉजिकल वो बताते हैं, गाइड करते हैं।
वो रिलैप्स होके आते हैं तो फिर हम रिलैप्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। सही। और एक और चीज, सब कुछ छोड़ दिया, खत्म हो गया, फिर मैंने सुना है कि विड्रॉल्स भी आपको हर ड्रग के मुख्तलिफ किस्म के हो रहे होते हैं, तो वो भी ऑब्वियसली बड़ा इरिटेट करता है आपको भी और आपके इर्द गिर्द लोगों को भी, तो उसको कैसे से मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, उसकी अभी थोड़ी सी आप लोगों ने बात की है डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से। ओके। तो डिटॉक्सिफिकेशन जैसे सब जो ड्रग्स है उनकी डिफरेंट होती है। अच्छा। डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान ही विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो दो सिचुएशंस में आते हैं, नंबर 1 इंटॉक्सिकेशन में एंड नंबर 2 विड्रॉल में। व्हाट इज इंटॉक्सिकेशन? दैट उसने कहा कि मैंने नशा किया हुआ है, वो हमारे पास आ जाते हैं, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स होते हैं, बड़े काम होंगे, कूल होंगे, पता चल रहा होता है कि ठीक है इसने ड्रग यूज किया हुआ है, बिहेवियर भी ठीक होगा बिकॉज यूज किया हुआ है। कभी कभी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं विड्रॉल में, 2-3 दिन हो गए या वीक हो गया, ड्रग्स यूज नहीं किए, कंडीशन इतनी खराब हुई है, वर्स हुई है, ठीक है, विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, या तो गुस्सा आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, या अगर हेरोइन का पेशेंट है फॉर एग्जांपल तो उसको बॉडी पेन हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम उसके मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, सही। तो और ट्रीटमेंट अप्रोचेस क्या होती हैं? हाँ, और ये एक और जो चीज़ है डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है ट्रीटमेंट नहीं होता। अच्छा। ये बताना जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन जो है फर्स्ट स्टेप होता है ट्रीटमेंट का, क्या आपने डिटॉक्सिफाई कर दिया, बट नेक्स्ट जो स्टेप है वो रिकवरी, वो ट्रीटमेंट है। आफ्टर 1 मंथ है या 15 डेज है, जैसे ही बॉडी जो है वो आपकी क्लीन हो जाती है ड्रग से, तो उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। और उसमें जो अप्रोचेज है वो क्या है, मेडिकेशन हो सकती है, ठीक है, नेक्स्ट वन है साइकोथेरेपी है जो आपकी बिहेवियर थेरेपी है कि आप बिहेवियर को कैसे चेंज करेंगे, फैमिली काउंसलिंग है, फैमिली को भी गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने इसको कैसे डील करना है जब ये घर जाएंगे ठीक होके। फिर उनकी लाइफ स्किल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रीटमेंट में। नंबर 1 कि वो ड्रग यूज़ नहीं करें, ठीक है। नंबर 2 लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए ड्रग यूज नहीं करें, एंड नंबर 3 कि आपने वापस कम्युनिटी में जाना है, वर्क प्लेस पे जाना है, स्कूल में जाना है, फैमिली में जाना है, तो आप प्रोडक्टिव बिहेव करो। Okay. आप जाके कुछ करोगे तो तब हमें लगेगा कि नो यू आर फाइन, यू आर सोबर। सही है। वो ज़ाहिर है आपकी जो एक्टिविटीज होंगी, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, वो सब बता देगी कि हाँ भाई आप अब बैक टू नॉर्मल लाइफ आ चुके हैं। तो रीइंटीग्रेशन जब हो जाए सोसाइटी में अगेन, तो देन यू कैन से कि हाँ अब ये ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। किफासा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एक और मैं आपसे करना चाहती हूँ, जैसे कि हम ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, ड्रग्स हमने मुख्तलिफ किस्म की जो अभी आप नाम ले रहे थे वो लिए, आप मुझे बताइएगा कौन सी ड्रग आपके बॉडी में कौन से ऐसे ऑर्गन को बहुत जल्दी इफेक्ट करती है? मतलब जैसे सुनने में आए कि जी इफ यू आर हैविंग लिक्विड ड्रिंक कर रहे हैं तो वो आपके लंग्स को डैमेज करती है, तो इस तरह से और जो मुख्तलिफ ड्रग्स हैं वो किन किन चीज़ों को इफेक्ट करती है? बेसिकली अगर देखा जाए ना तो चर्स आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। अच्छा। इसके अलावा बाकी जो ओपियाइड्स ड्रग्स है वो आपकी लीवर जिगर को डेफिनेटली काफ़ी गर्म होती है, काफ़ी केमिकल्स होते हैं वो आपको नुकसान देते हैं, आपके ALT ख़राब आ जाते हैं, आपके LFTs ख़राब आ जाते हैं। और अल्कोहल तो डेफिनेटली उनको लीवर तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देते हैं, अल्कोहल जो ख़ास तौर पे क्रोनिक एडिक्ट हो। सही बात है। अच्छा, कौन सी ऐसी ड्रग है जो आपको मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज में भी मुब्तला कर सकती है? एलर्जीज जी डेफिनेटली ख़ास तौर पे ये कैनबिस है जो आपको एलर्जी में मुब्तला कर सकती है। ये बेसिकली खुश्क ड्रग्स इनको जो है ना वो। अच्छा, इन ड्रग्स की भी कुछ तासीर होती है ठंडे गरम की? जी डेफिनेटली इसको जो है ना जैसे ये ले पर्सन जो है वो टर्म्स हैं बेसिकली। जैसे आइस है ना तो उससे बहुत रैशेज होते हैं, स्किन रैशेज, एलर्जीज, आपको बहुत इजीली पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है ये आइस यूज कर रहा है। अच्छा, और उसके अलावा जो हेरोइन है उससे भी फॉर एग्जांपल अगर वो इंजेक्शंस पे आ गए हैं तो वो भी बहुत ज्यादा वो लगा के लिए वो ज़्यादा सिंथेटिक तो वो होते ही नहीं है, बिल्कुल, वो तो उसका भी होता है। और ओवरऑल जब आप ड्रग्स छोड़ते हैं ना विड्रॉल्स में भी एलर्जीज होती हैं। ओके। तो उससे बहुत ज़्यादा आपने ये नहीं करना कि ये क्यों है, बट वो ये कि आपकी रिकवरी हो रही है, एलर्जीज भी होती है, ट्रेमर्स भी होते हैं, यूँ आपके हाथ कांप रहे होते हैं। सही, तो ये डिफरेंट ड्रग्स के होते हैं, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स होती हैं, वरना घर पर आप और कुछ नहीं कर सकते। अब घर पे जो है ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि अगर पेशेंट आपके पास आए तो उसका एक प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ उसका साइकोलॉजिकल विड्रॉल नहीं है, उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे हेरोइन के पेशेंट है तो उनका दांतों का बहुत मसला होता है, ठीक है, क्रैक कोकेन के हैं या आइस के हैं उनका भी, तो हम उसको मैथ माउथ कहते हैं कि उनके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं कोकेन से। कोकेन और ये जो आइस है इसकी बात करें तो उनको वो भी कंसल्टेशन साथ साथ चाहिए, वही ट्रीटमेंट साथ साथ चाहिए उनको। अगर लिवर डैमेज हो गया है तो उसके लिए भी उनको ट्रीटमेंट चाहिए। ओके, तो इसलिए जो है वो आपको कम्प्रीहेंसिव फैसिलिटी में
अपने पेशेंट को भेजना बिल्कुल, बिल्कुल, जहाँ पे ये बिल्कुल। सारी चीजें आपको अवेलेबल हों। ट्रू ट्रू ट्रू। वेल, थैंक यू सो मच सुमेरा। किफायत जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। बड़ी इंपॉर्टेंट आज की हमारी डिस्कशन रही और वाकई बड़ा हम लोगों को तो इन सारी चीज़ों को सिर्फ एक डिस्कस करने के लिए हद तक पता है, लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, जो इन सारी चीज़ों से होकर गुजरते हैं, उन्हें आइडिया होता होगा कि कितना मुश्किल है सर्वाइवल, किस तरह से आपने अपनी विल पावर को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली, से नो टू ड्रग्स। आप लोग शुरू ही ना करें, आगाज़ ही ना करें, ये सोचें कि सिर्फ आप इफ़ेक्ट नहीं हो रहे, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली इफ़ेक्ट हो रही है, आगे जितने भी आपसे लिंकेज लोग हैं वो सब इफ़ेक्ट होंगे। तो जो नौजवान नस्ल है वो इस चीज़ को फैशन ना समझे, इसे ट्रेंड ना समझे कि जी हम महफिल में बैठकर अगर ये करेंगे तो हम बहुत हाई फाई हो जाएंगे या हमें बड़ा अच्छे ग्रुप के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इस तरह की कोई चीज़ ना करें, क्योंकि आप अपनी सेहत से खेल रहे हैं और अल्लाह ताला ने जो नेमत हमें दी है इसका हम गलत फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है, ज़िंदगी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा।